हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बिना किसी डिले के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करवाया है बिजनेस। उस बिजनेस के चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था बिजनेस क्या होता था। तो एक बार उसका क्विक रिकैप लेते हैं। बिजनेस का क्या मतलब होता था? ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हम क्या करते थे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। हम क्या करते थे? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे, सेलिंग और बाइंग करते थे ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। आगे हम उसी कंटिन्यूशन सीरीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है? 5 टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 Hindu undivided family, नंबर 3 पार्टनरशिप, नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नंबर 5 कंपनी। हम वन बाय वन कर कर इन सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोल। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको रन कौन करेगा? एक अकेला इंसान करेगा। आपने आसपास, अपने घर के आसपास कोई लोकल करियाना स्टोर देखा होगा या फिर कोई और दुकान देखी होगी जिसमें एक सिंगल पर्सन ही उसको मैनेज कर रहा होता है। वही बाइंग सेलिंग कर रहा होता है, वही सारे ऑपरेशंस कर रहा होता है, कस्टमर से डीलिंग हर चीज वही कर रहा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आपने गली से गुजरते हुए कभी चाय वाला देखा होगा, चाय की टपरी देखी होगी, तो उसको एक ही इंसान चला रहा होता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? जिसमें एक अकेला इंसान बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को खुद ही मैनेज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी कुछ फीचर्स हैं, हम वन बाय वन करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फीचर आती है हमारे पास, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एज सच इस काइंड के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है या फिर ना के बराबर ही जरूरत पड़ती है। तो हम इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। एज सच इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होती है, वो एक्सेप्शंस इसके साथ भी हैं। सेकंड आते हैं हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल इंसान, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक सिंगल इंसान ही है, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो अगर लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए भी वो अकेला इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका मतलब उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। अगर बिजनेस में कंटिन्यूशन में लॉसेस हो रहे हैं, उसने मार्केट का बहुत सारा पैसा देना है, अगर वो बिजनेस को बंद करने का प्लान करता है, तो उसकी पर्सनल एसेट, पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी। किसके लिए? बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक सोल रिस्क बियरर। अब देखो वो पर्सन जब 100% प्रॉफिट खुद ही लेगा, कोई शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिंगल ही पर्सन है जो सारा काम कर रहा है। सॉरी, वो सिंगल ही पर्सन है जो सारा काम कर रहा है। तो जब वो 100% प्रॉफिट लेगा तो रिस्क भी तो 100% किसका होगा? उसी पर्सन का ही होगा। तो सोल रिस्क बियरर का मतलब है 100 का 100% रिस्क बिलोंग्स टू दैट सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट आता है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट 100 की 100% डिसीजन मेकिंग पर उसी पर्सन का कंट्रोल है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, डिस्कशन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी डिस्कस करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। 100 का 100% डिसीजन मेकिंग उसकी है, फुल कंट्रोल उसका ही है। लास्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी। मैंने आपको अकाउंट्स की, जब हमने प्रिंसिपल वाली वीडियो पढ़ी है अकाउंटिंग में, मैंने वहां पर आपको बिजनेस का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाया था कि बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। वो किस केस में समझाया था? कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में समझाया था। यहाँ पर क्या है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। बिजनेस मतलब जो उसकी शॉप है जिससे वो बिलोंग करते हैं, और ओनर दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। अगर बिजनेस को लॉस होगा तो ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनर को लॉस होगा तो वो बिजनेस से ले सकता है। तो दोनों क्या है? बिल्कुल एक ही है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस की? फीचर्स। सॉरी। नेक्स्ट हम इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों है क्विक डिसीजन मेकिंग?
वो अकेला इंसान है, उसको किसी से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पर डिस्कशन में जो टाइम लगता है वो सेव हो जाता है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। सेकंड आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ना ये बेनिफिट है, यहाँ पर सिक्रेसी मेंटेन रहती है। आप अकेले हो, आपने अपना डिसीजन, फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करना है, फ्यूचर में क्या करना है, आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, बिल्कुल सीक्रेट सिक्रेसी मेंटेन रहेगी, आपकी इन्फो कभी भी लीक नहीं होगी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का क्या मतलब है, अगर आप आपका बिजनेस अच्छा करेगा तो प्रॉफिट सारा आपकी पॉकेट में जाएगा, तो बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव है। आपने जितना काम अच्छा करोगे उतने ही प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट साथ के साथ मिलेंगे, और वो रिजल्ट पूरे के पूरे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट आपकी पॉकेट में जाएंगे। तो डायरेक्ट इंसेंटिव है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का क्या मतलब है कि आप जितना अच्छा काम करते हो ना, उसका सारा का सारा रिजल्ट, सारा का सारा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, खुद को ही मिलता है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट थोड़ा सा आपस में इंटरकनेक्टेड है। लास्ट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया है। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रजिस्ट्रेशन, लीगल रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है, तो इसीलिए इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना भी ईजी है और बंद करना भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद डीमेरिट्स। अब कुछ जहां पर हर चीज के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स भी अटैच होते हैं, बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी अटैच है। फर्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी अभी हमने फीचर्स में डिस्कस किया कि जब लॉस होता है तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल प्रोप्राइटर की क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, तो ये क्या है इसके लिए लिमिटेशन। सेकेंड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले हो, लेट सपोज आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, तो आपकी पॉकेट जितना आपको अलाउ करोगी करेगी आप उतना ही एक्सपेंड कर पाओगे। तो आपके पास रिसोर्सेज कंपैरेटिवली, अगर मैं दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करूं, कंपैरेटिवली यहाँ पर रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। नाउ हाउ द लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस इज जस्टिफाइड। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कैसे है कि जो ओनर है, अगर उसकी डेथ हो गई तो कौन उसके बिजनेस को रन करेगा, कोई भी नहीं रन करेगा। अगर ओनर एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, या फिर कोई मेजरली एक्सीडेंट हो गया, इंजर्ड हो गया, तो उसको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहती है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक पर्सन हर एक चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों में वो एक्सपर्ट होगा, कहीं चीजों में वो प्रोफिशिएंट होगा, बट वो हर चीज में तो बिल्कुल टॉप द कॉर्नर बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है या स्किल्स है या कैपेबिलिटीज है वह काफी कम है यहाँ पर कंपैरिजन टू दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट आते डिफिकल्ट इन रेजिंग कैपिटल। जितना पैसा उसके पास है वो सिर्फ उसी से ही बिजनेस कर सकता है, उसके अलावा एज सच उसके पास कोई पार्टनर या फिर कोई अनदर मेंबर नहीं है जिससे वो मॉनेटरी फॉर्म में क्या ले सके, हेल्प ले सके। तो यहाँ पर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को कंप्लीट डिस्कस किया। सोल ओनर होता है, अकेला ओनर होता है, जितने भी रिस्क होते हैं वो भी उसके होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो भी उसको मिलते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट रहती है, बट लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। जैसे ही उस पर्सन की डेथ होगी या फिर कुछ मिस होकर वो पर्सन इंजर्ड हो जाएगा, उसको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लिमिटेड स्किल्स होती है। तो कुछ बेनिफिट्स है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। यहीं पर इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम रैप अप करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली। देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड मोस्ट कॉमनली इंडिया में ही पाई जाती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इंडिया में ही पाई जाती है। आप सबने देखा होगा आपके घर में जहां भी फैमिली बिजनेस होता है कि पहले दादाजी का बिजनेस था, दादाजी के बाद आपके पापा ने, आपके चाचू ने उस बिजनेस को संभाला, उसके बाद समहाउ आप साथ में एंगेज हो गए। दिस इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें फैमिली बिजनेस होता है। अब इस फैमिली बिजनेस में क्या होता है, जो मेन हेड होता है फैमिली का, लेट सपोज अगर आपके ग्रैंडफादर के नाम पर ही सब प्रॉपर्टी वगैरह भी सारी रजिस्ट्री उनके नाम पर ही है, तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। उस टर्म को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है। जितनी भी मेन डिसीजन मेकिंग पावर होती है सारी की सारी किसके पास होती है, कर्ता के पास होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए वो अनलिमिटेड होती है। और अगर हमने कर्ता को तो अलग कर दिया, लेट सपोज दादाजी कर्ता हो गए, अब बाकी फैमिली मेंबर्स है, आपके पापा है, आपके अंकल है, आंट है, जो भी है बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं को पार्टनर्स। आई रिपीट,
को पार्टनर्स। तो यहाँ पर दो मेजर एंटिटीज की हम बात करते हैं, एक होता है कर्ता, एक होता है को पार्टनर्स। कर्ता क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली, जिसके पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर होती है। को पार्टनर्स क्या होते हैं? जो फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना मतलब ओपिनियन दे सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? फाइनल डिसीजन मेकिंग कर्ता करेगा। अब इस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे कि मैंने पीपीटी में लिखा भी है, मिस्टर शर्मा के पास एक कपड़ों का बिजनेस है, उनके दो बेटे हैं और एक बेटी है। ये बिजनेस उनके एंसेस्टर्स का है। तो उस केस में क्या होगा? पूरी फैमिली मिलके बिजनेस की ओनर है। फैमिली का एक ही हेड है, लाइक मिस्टर शर्मा, जो कर्ता कहलाएंगे। बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? सब फैमिली मैनेज करेंगे मिलकर। जितने भी बच्चे होंगे बाय बर्थ उस फैमिली बिजनेस का क्या बन जाएंगे? पार्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF। इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें ना दो लो एप्लीकेबल होते हैं। एक लो होता है मिताक्षरा और एक होता है दया भाग। मिताक्षरा और दया भाग, ये अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि मिताक्षरा कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और उसकी क्या कंडीशन है, दया भाग कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और उसकी क्या कंडीशन है। तो मिताक्षरा क्या होता है? मिताक्षरा ना मोस्ट ऑफ द, ऑलमोस्ट, जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ दो स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। और उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनको बाय बर्थ फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। जैसे ही आपका जन्म होगा, फैमिली बिजनेस में आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, मैं हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पर क्या है? मिताक्षरा एप्लीकेबल होगा कि बाय बर्थ मुझे फैमिली बिजनेस में क्या मिल जाएगा? राइट मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे पार्ट्स है हमारी कंट्री के जहां पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? जहां पर दया भाग एप्लीकेबल होता है। दया भाग कहां पर एप्लीकेबल होता है? सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। वहां पर क्या होता है कि जो को पार्टनर्स है ना, उनको राइट कब मिलेगा? जब जो फादर है, फादर की डेथ हो जाएगी, तो मतलब को पार्टनर को क्या मिलेगा? फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मिताक्षरा, मिताक्षरा में क्या है? जैसे ही मैं, मेरा जन्म हुआ, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, मुझे बाय बर्थ क्या मिल जाएगा? फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। बट दया भाग में क्या है कि जब उस पर्सन के, जिसका बर्थ हुआ, उस पर्सन के फादर एक्सपायर हो जाएंगे, तो उसको क्या मिल जाएगा? फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, दोनों कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, दोनों पीजीटी एग्जाम्स के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दया भाग जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आफ्टर द डेथ ऑफ फैमिली मेंबर या फादर, तब राइट मिलेगा को पार्टनर्स को फैमिली प्रॉपर्टी में। बट मिताक्षरा के अकॉर्डिंग, जो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इंडिया में एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाय बर्थ ही फैमिली प्रॉपर्टी में क्या मिल जाएगा? राइट मिल जाएगा। याद रखोगे, हिंदू सक्सेशन लॉ 1956 किस पर एप्लीकेबल होता है? HUF पर एप्लीकेबल होता है। सोल प्रोप्राइटर पर कोई भी एज सच कोई लीगल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैंने वहां पर किसी लॉ की, एक्ट की कोई भी बात नहीं की है। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों याद रखोगे। एक्ट का नाम याद, सॉरी, एक्ट का ईयर याद रखोगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। याद रखोगे दो लॉ है, मिताक्षरा और दया भाग, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और क्या कंडीशंस है। चलो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट इसी की फीचर्स की हम डिस्कशन करते हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके क्या फीचर्स है। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि जो इसकी फॉर्मेशन होती है ना, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्मेशन बोली थी कि एज सच कोई लीगल लॉ रूल रेगुलेशन नहीं है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ना आपका कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है, इसकी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ही होती है। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप बाय बर्थ, कि जैसे ही आपका जन्म होता है, आपको बाय बर्थ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या मिल जाती है? मेंबरशिप मिल जाती है, राइट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल बाय कर्ता, मैंने बताया ही था, हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। और मेजर जो कंट्रोल किया जाता है, मेजरली कंट्रोलिंग पावर होती है, वो किसके पास होती है? कर्ता के पास ही होती है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को ना हम टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो जो करता है, हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस है, उसकी तो लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है। बट जो को पार्टनर्स हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन फैमिली बिजनेस। जितना उनका फैमिली बिजनेस में हिस्सा है, अधिकार है, उनका सिर्फ उतने तक ही लाइबिलिटी का क्या है? राइट है। तो आप ध्यान रखोगे, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से पढ़ोगे।
नेक्स्ट आता है माइनर। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कैन माइनर बी अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? तो इसका आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि माइनर को बाय बर्थ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या बना लिया जाता है या क्या मान लिया जाता है, क्या कंसीडर कर लिया जाता है? मेंबर। तो माइनर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बाय बर्थ ही बन जाता है। और लास्ट आता है कंटिन्यूटी। जैसे हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप में ना, कंटिन्यूटी नहीं थी। अगर ओनर मर गया, ओनर की डेथ हो गई, तो बिजनेस बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया वहीं पर ही। बट यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेट सपोज कर्ता की डेथ हो गई, तो कर्ता की डेथ होने के बाद जो सीनियर मोस्ट नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैमिली। लेट सपोज ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो जो सबसे बड़ा बेटा हो, लेट सपोज उनके 4 बेटे थे, जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको वो क्या मिल जाएगा? वो उसको वो अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। तो आई होप क्लियर होगी फीचर्स। फर्स्ट है फॉर्मेशन by operation of law, second है membership by birth, third है control by कर्ता, fourth है liability, fifth है member minor members और sixth है last one continuity। आई होप याद रहेंगे ये सब पॉइंट्स आपको। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। वन बाय वन कर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आते हैं मेरिट्स। अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, सबसे पहला आता है इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पर जो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग कौन करता है? कर्ता करता है। तो 100 की 100% जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है? कर्ता के पास है। तो कर्ता क्या करता है? फैमिली बिजनेस पे अच्छे से अपना कंट्रोल क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। हमने अभी डिस्कस किया। लेट सपोज कर्ता की डेथ हो जाती है, तो बिजनेस बंद नहीं होगा। सीनियर मोस्ट मेंबर जो नेक्स्ट होगा फैमिली का, एल्डेस्ट जो बेटा होगा, उसको क्या मिल जाएगी? कर्ता की पावर मिल जाएगी, कर्ता वो बन जाएगा। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं, लिमिटेड लाइबिलिटी मेरिट में आ जाएगा जो कि को पार्टनर्स की होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता की होती है, वो किस में आ जाएगा? डिमेरिट्स में आ जाएगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कितनी? किसकी? को पार्टनर्स के। जितना उनका फैमिली बिजनेस में शेयर है, वो सिर्फ उतने के लिए क्या लेंगे? लायबल रहेंगे। नेक्स्ट आता है इंक्रीज लॉयलिटी एंड कॉपरेशन। यहाँ पर ना कंपैरेटिवली अगर किसी आप आउटसाइडर के साथ बिजनेस करते हो, यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर ही बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली अगर मैं दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करूं, तो यहाँ पर ना मेंबर्स के बीच में ना कंपैरेटिवली लॉयल्टी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लड रिलेशन हो गया ना, खून के रिश्ते हो गए कि एक ही फैमिली बिजनेस है। अगर एक पर्सन थोड़ी सी डिसऑनेस्टी दिखाएगा, तो ओवरऑल लॉस तो सभी को ही होगा ना, फैमिली बिजनेस में होगा, सबको लॉस होगा। तो कंपैरेटिवली ड्यू टू ब्लड रिलेशन वाली जो हमारा इंडिया का हाइपोथेसिस है कि ब्लड रिलेशन है, हाइप है जो, उसकी वजह से क्या क्या मानी जाती है? लॉयल्टी मानी जाती है कि सब लॉयल होते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट क्विक डिसीजन मेकिंग, कि ऑलमोस्ट सारे डिसीजन कौन करता है? कर्ता करता है। बाकी मेंबर से समहाउ ओपिनियन ले सकता है, बट डिसीजन मेकिंग की फाइनल अथॉरिटी कर्ता के पास है। तो कंपैरेटिवली अगर अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस की बात करो, तो यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग रहती है। नेक्स्ट आती है इसकी लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन अभी डिस्कस की हमने, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कर्ता की। आई होप क्लियर होगा। सेकंड आता है लिमिटेड कैपिटल। अगर अब मैं कंपैरिजन करूं सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो यहाँ ज्यादा हो सकती है कैपिटल, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अटैच होती है, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी, दादा परदादा की संपत्ति, वो हमारे साथ अटैच होती है इस बिजनेस में। बट अगर मैं कंपनी की या पार्टनरशिप की या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, जहां पर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है? कैपिटल कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर उनके कंपैरिजन में कैपिटल क्या होती है? लिमिटेड होती है। कहां तक? जितना आपका फैमिली प्रॉपर्टी थी आपके पास, उतने तक आपके पास पैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता का ना डोमिनेंस रहता है बाकी सबके ओपिनियंस पर, डिसीजन मेकिंग पर, क्योंकि कर्ता की फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली कंफ्लिक्ट। फैमिली बिजनेस है, जहां पर 4 बर्तन होंगे, वहां पर तो लड़ाई झगड़ा होगा ही, बजेंगे ही। वही हाल है यहाँ पर भी, कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की, कि फैमिली में लड़ाई झगड़े बिजनेस को लेकर होते रहते हैं। लास्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कि मेन जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मेन जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो करता है, बट उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो एक लिमिट तक ही होंगी, वो हर एक चीज में तो प्रो नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर मैं बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल रहती है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि पार्टनरशिप फर्म है। तो आपको आज की क्लास अगर पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक